नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की जीके सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो है बीएस ने की बुक की। ठीक है, जो बीएस ने की बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर जो हम आज 22 करने वाले हैं। और इसमें हम राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में जो है कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 जो है राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक है, कितने? 7 राष्ट्रीय अभयारण्य है और 6 जो है राष्ट्रीय पार्क है। अब राष्ट्रीय पार्क किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जहां पर जो है सभी प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर जो है पूर्ण प्रतिबंध जो है लगाया जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो मानव गतिविधि नहीं होती है, ना वो यहाँ से जो है मतलब लकड़ी ला सकता है, ना यहाँ पे रह सकता है, ना ही बिना अनुमति के जो है आवाजाही कर सकता है, और ना ही वो यहाँ पे पशु चरा सकता है। और ऐसे ही क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पे जो है इसे विशेष क्षेत्र बोला जाता है, और इन विशेष क्षेत्रों को ही क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय पार्क बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अभयारण्य की, तो राष्ट्रीय अभयारण्य में जो है कुछ सीमित छूट दी जाती है। जो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनको कुछ विशेष जो है छूट मिलती है, यानी सीमित छूट होती है, ज्यादातर नहीं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ विशेष छूट होती है। जैसे यहाँ से वो अपनी आविजा मतलब अपने जो है घर गांव के लिए जो है, जैसे पशु है उनके उनके लिए जो है चारा ला सकते हैं, और लकड़ी बीन सकते हैं, पशु जो है चरा सकते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार की जो विशेष छूट है वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो यहाँ पे दी जाती है राष्ट्रीय अभयारण्य में। लेकिन पार्क में जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहता है। अब जो हम देखते हैं कि राष्ट्र उद्यान में जो जैव विविधता है, इसके संरक्षण के लिए जो है यहाँ पे मूल आवासों में जो है इन सीटू संरक्षण विधि से जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो है संरक्षण किया जाता है। अब ये क्या है, मतलब इन सीटू जो संरक्षण विधि है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं स्व स्थानीय संरक्षण विधि। ठीक है, स्व स्थानीय जो है संरक्षण बोला जाता है इसे। यानी उनका जो प्राकृतिक आवास है ना, उसी को वहां पे बचाया जाता है। ठीक है, वहां पे जो मानव गतिविधियां पर जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है, और वहीं पे जो जीव जहाँ पे पनप रहा है ना, जो जिसके लिए जलवायु वहां पे सुटेबल है, वहीं पे उस जीव को बचाया जाता है। यही इन सीटू जो है संरक्षण विधि है। और आगे हम देखते हैं कि जो हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल वो कितना है? 5006। ठीक है, वर्ग किलोमीटर आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड के इतने क्षेत्रफल पे जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है फैले हुए हैं। और अगर इसमें जो हम कुल राज्य के क्षेत्रफल का हिस्सा निकालेंगे तो 9.36% जो है निकलता है। यानी 9.36% पे जो है क्या हमारे राष्ट्रीय उद्यान जो है फैले हुए हैं उत्तराखंड के। अब हम देखते हैं हमारे जो उत्तराखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन से कहाँ कब स्थापना होती है। जैसे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1936 को होती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर है, और ये 2 जनपद में, पौड़ी और नैनीताल में जो है स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो है 1990 में आती है। अधिकतर हम देखने को मिलता है कि 1990 में आती है, लेकिन 1991 में जो WII है हमारा, ठीक है, उसने जो अपने उस पे वेबसाइट पे दे रखी है वो 1991 है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जो भी आपके पास ऑप्शन आता है, तो अधिकतर जैसे परीक्षा वाणी हमारी और भी बुक है, या नेट पे तो हमें कौन सा इसकी डेट मिलती है? इसकी मिलती है 26 फरवरी। ठीक है, 26 फरवरी 1990 जो है देखने को मिलता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर है, और ये उत्तरकाशी में स्थित है आपका। कौन सा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारे पास है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1982 में है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर है, और ये चमोली में स्थित है। तो अभी तक हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। कॉर्बेट, ठीक है, ये पौड़ी और नैनीताल में है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा चमोली में स्थित है, और इसकी स्थापना 1982 को होती है। फिर अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारे पास फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1982 में होती है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 87 वर्ग किलोमीटर है मात्र। ठीक है, और ये चमोली जिले में स्थित है, और ये राज्य का सबसे छोटा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे जो छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास, जो पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, ये हमारे पास है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में होती है, और इसका क्षेत्रफल
ठीक है, वर्ग किलोमीटर है लगभग 820.42 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका स्थित है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कितने राज्य में पड़ता है, कौन सा पार्क। तो इसमें से हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान देखे, जैसे नैनीताल है, नैनीताल और पौड़ी में कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1989 में होती है और इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, यानी 2390 वर्ग किलोमीटर है। और इसके साथ ये जो है राज्य का सबसे बड़ा क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और राष्ट्रीय उद्यान है ये जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दोस्तों अभी तो हमने एक बार यहाँ पे देखा, ये आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है एशिया का पहला, ठीक है, यानी पूरे जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसका ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है, 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त जो है, 8 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना होती है। और उस समय इसका जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई, इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। और 8 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना करी जाती है। और अब ये एशिया का पहला हुआ तो भारत का तो होगा ही पहला, उत्तराखंड का तो होगा ही पहला, ठीक है, जब एशिया का पहला है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद इसके बाद जो है इस नेशनल पार्क का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि यहाँ पे रामगंगा नदी बहती है, तो इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। और आगे चल के जो है 1957 में यानी 1957 में इसका जो नाम है, जो हमारे जिम कॉर्बेट जी थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट, इनके नाम पे इसका जो नामकरण होता है। और वर्तमान में भी वही जिसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है रखा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। ये मिलान में आते हैं आपका कि इसकी स्थापना कब होती या मतलब कितना क्षेत्रफल है। तो कॉर्बेट का जो क्षेत्रफल है वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है 2 जिलों में स्थित है हमारा। पौड़ी में इसका क्षेत्रफल आता है 312 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में आता है 208 वर्ग किलोमीटर। तो यानी इसका जो अधिक हिस्सा है वो कहाँ है, पौड़ी में स्थित है। और फिर जो है उसके बाद जो है 208 वर्ग किलोमीटर जो है नैनीताल में ये स्थित है, ठीक है। और इसका जो प्रवेश द्वार है, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है नैनीताल के ढिकाला को। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्बेट का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, तो ये इसका जो प्रवेश द्वार है वो ढिकाला है। फिर अगला हम देखते हैं कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है, ठीक है। इस दून का आपने नाम ध्यान रखना है, पाटली दून है। और साथ ही यहाँ पे कॉर्बेट जो वाटरफॉल है, एक छोटा सा झरना है यहाँ पे, ये भी यहाँ स्थित है। और यहाँ पे जो नदी बहती है वो पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्बेट के मध्य, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो पश्चिमी रामगंगा नदी जो है यहाँ पे बहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर साथ ही जो है 1 नवंबर 1973 में, ठीक है, ये डेट आपने ध्यान रखनी है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व इसे जो है घोषित करा गया, ठीक है। टाइगर यहाँ पे मतलब बहुत सारे हैं, वर्तमान में भी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टाइगर जो है कहाँ पे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व इसे घोषित करा गया 1 नवंबर 1973 में। इसके बाद आगे चल के जो है कॉर्बेट के चारों ओर, इसके जो चारों ओर 500 मीटर के दायरे को, ठीक है, जैसे हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो बाहर का क्षेत्र क्षेत्र है ये, इसके मतलब राष्ट्रीय पार्क से लगभग लगभग जो 500 मीटर तक का क्षेत्र है, इस दायरे को जो है अप्रैल 2012 में जो है साइलेंट जो जोन है इसे घोषित करा गया, ठीक है, साइलेंट जोन घोषित किया गया। ये 2012 में करते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चल के जो है 2013 में यहाँ पे स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है बनाई गई, ठीक है, एसटीएफ का गठन करा गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें इस समय कितने सदस्य थे, 118 सदस्य थे, ठीक है। ये दोस्तों आपको भी भर्ती भी देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, जो एसटीएफ की भर्ती आती है, स्पेशल टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है, इसकी भर्ती अभी जल्दी जो है निकलने वाली है। तो इसका जो गठन है ये कब करा गया था, 2013 में करा गया। और राज्य के जो उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटन कहाँ पे आते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो कहाँ आते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो राजा जी में आते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे राजा जी में आते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है फूलों की घाटी में जो है यहाँ पे पर्यटक आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, और दूसरे नंबर पे राजा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरे नंबर पे जो है फूलों की घाटी में जो है पर्यटक हमें देखने को मिलते हैं। फिर
2020 में, ठीक है, जब कोविड 19 हुआ था, जो बीमारी हुई थी कोविड 19, तो उसको खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला जो एनिमल जो क्वारंटाइन सेंटर था, ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर था ये, क्वारंटाइन सेंटर था, वो कहाँ पे बनाया गया था? ये भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2020 में यहाँ पे क्वारंटाइन जो वो बनाया गया था सेंटर। फिर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को जो है गाइड के तौर पे भी नियुक्त करा गया है, ठीक है। जहाँ जो लोग यहाँ पे जो है घूमने जाते हैं, ठीक है, सफारी में, तो उनको जो गाइड के तौर पे जो गाइड करते हैं, ठीक है, टूरिस्टों को, तो यहाँ पे जो है गाइड के रूप में महिलाओं को भी नियुक्त करा गया है, ये जो है कॉर्बेट में। फिर अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यह जो है उत्तरकाशी में स्थित है, और इस पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी प्रवाहित होती है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, और इसके मध्य जो है कौन सी नदी है? टोंस नदी है। अब जो हमारा WII है, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान है, इसके अनुसार तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1991 में है, लेकिन और कई जगह में जो है 1990 भी देखने को मिलती है, ठीक है, 1990 भी देखने को मिलती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आप ऑप्शन के अनुसार करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो संचालन है वो राज्य राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा ही करा जाता है, जो देहरादून में इसका मुख्यालय है, यहीं से इसका जो है संचालन होता है, ठीक है, गोविंद का भी। अब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण है वो किसके नाम पे जो गोविंद पड़ा है? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे गोविंद बल्लभ पंत जी, इनके नाम पे जो है इसका नाम जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। अब यहाँ पर कौन कौन सी हमें मतलब बुग्याल देखने को मिलता है या झीलें? जैसे हर की दून घाटी है, ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। और रुई सियारा जो झील है, ये भी हमें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे जो ओस्का और तालुका है, ठीक है, यहाँ पे वन विश्राम जो गृह बने हुए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के जो बंगले बने हुए हैं, ये कहाँ पे है? ओसाका और तालुका में बने हुए हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है चमोली में स्थित है, और इसकी स्थापना 6 नवंबर 1982 में होती है। और इसका जो प्राचीन नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो किसके नाम पे बताइए? संजय गांधी नेशनल पार्क इसका जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है नंदा देवी का? इसका है 624 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो मुख्यालय है वो जोशीमठ में है, ठीक है। नंदा देवी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जोशीमठ में स्थित है। और इसको जो है विश्व धरोहर सूची जो यूनेस्को के द्वारा है 1988 में यूनेस्को ने जिसे विश्व धरोहर में जो घोषित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंदा देवी को जो है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। यानी यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर घोषित करा, तो 1988 में जो ये यूनेस्को में शामिल होता है। और नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डब्ल्यू गार्डन, ठीक है, डब्ल्यू गार्डन था, जो कि 1883 में जो है यहाँ पे आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी को जो हम देखते हैं कि केदारखंड में, जो स्कंद पुराण के केदारखंड है, इसमें जो इसका नाम हमें नंदन कानन देखने को मिलता है। और जो महाकवि कालिदास है, इनकी जो पुस्तक है मेघदूत, इसमें जो है इसका नाम जो है अलका देखने को मिलता है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि केदारखंड में तो इसे जो है नंदन कानन नाम से जाना जाता है फूलों की घाटी को, और मेघदूत में अलका नाम से जो है हमें देखने को मिलता है। और यहीं आसपास में क्या है? फूलों की घाटी के जो बाहर नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। और यहाँ ये जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 3600 की मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे नदी कौन सी बहती है? पुष्पावती नदी जो है इसको बीचों बीच बहती है फूलों की घाटी के मध्य में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 87, ठीक है, 87.50 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और फूलों की घाटी को जो है 1982 में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है, यानी इसका जो स्थापना होती है 1982 में होती है। और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर जो है घोषित करा गया था इसको। कब? 14 जुलाई 2005 को। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को में शामिल होता है 14 जुलाई 2005 को। और यहाँ पे जो फूल खिलते हैं वो किस समय खिलते हैं? वो जुलाई से अक्टूबर तक जो है ये इसके फूलों की खिलने का समय होता है, जुलाई से अक्टूबर तक। अब इसकी जो खोज करी जाती है फूलों की घाटी की, तो 1931 में ऑस्ट्रेलिया के जो पर्वतारोही थे फ्रैंक एस स्माइथ, इनके द्वारा जो है अपनी बुक, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई
द वैली ऑफ फ्लावर। इसमें बताया गया कि यहाँ पे जो है फूलों की घाटी है, और इसकी ये तुलना भी करते हैं, फ्रैंक स्माइथ जो है फूलों की घाटी की तुलना जो है आयरलैंड से करते हैं, आयरलैंड से, ठीक है। और अपने साथ जो है लगभग 250 किस्म के जो बीज ले गए थे फूलों के, ठीक है। ये भी कहाँ ले गए थे, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। तो ये कौन थे, एक ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही थे एस जो स्माइथ थे। 1931 में जो है इसकी खोज करते हैं, और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, द वैली ऑफ फ्लावर। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके साथ और कौन से व्यक्ति थे जो गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय जो फ्रैंक स्माइथ थे, ठीक है। तो इस समय इनका साथी और कौन थे, वो थे होल्डस बर्थ। ये दोनों व्यक्ति थे जो मतलब यहाँ से, ये जो गंधमादन पर्वत है हमारा, यहाँ से जो है नीचे की ओर आ रहे थे, तो इस तरफ से आते रहते हैं, तो इनको दिखता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे फूल हैं, तो बस 1931 में इनके द्वारा जो है एक तरीके से इसकी खोज करी गई। तो ये दो व्यक्ति थे, ठीक है, एस स्माइथ और होल्डस बर्थ। और 1939 में आगे चल के 1939 में क्या होता है कि फूलों की घाटी की जो अध्ययन करने के लिए एक वनस्पति विज्ञानी होती है, मार्गरेट लैक, ठीक है, ये यहाँ पे आती है। लेकिन ये क्या होता है कि एक चट्टान से जो इनका पैर फिसलता है और इनकी जो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, किसकी, तो इनकी जो यहाँ पे मृत्यु होती है, मार्गरेट जो लैग है, ठीक है, वनस्पति विज्ञानी थी ये, और 1939 में इनकी यहाँ पे मौत हो जाती है चट्टान से पैर फिसलने के कारण। फूलों की घाटी के हमें अन्य बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली और फ्रैंक स्माइल घाटी। ये सारे के सारे जो है फूलों की घाटी के जो अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली और फ्रैंक स्माइल घाटी। यहाँ पे एक जो घास है, ठीक है, यानी खरपतवार है जिसे हम बोलेंगे अमेला, या फिर इसे नटग्रास, ठीक है, पॉली जो गोनम है इसे बोला जाता है। ये जो एक खरपतवार है, और ये क्या कर रही है कि लगातार इस क्षेत्र में, इस घाटी में जो है विकसित हो रही है, ठीक है, ये लगातार बढ़ रही है। और जो कि क्या है, ये जो फूलों के लिए, पौधों के लिए जो विनाशक सिद्ध हो सकती है, ये अपना जो है मतलब पूरा क्षेत्र में ये फैल रही है। जैसे जिस प्रकार जो राजा जी या कॉर्बेट के अंदर जो हम देखते हैं कि लेंटाना घास है, ठीक है, जो लेंटाना है इसे कुरी भी बोला जाता है। तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये क्या करता है कि मतलब ये किसी भी स्थिति में सरवाइव करता है अपने आप को, ठीक है, 12 महीने चाहे कहीं भी हो। और इसका बीज जो है बहुत तेजी से फैलता है, और हर परिस्थिति में ये जो है मतलब उग जाता है। तो इस प्रकार से ये मतलब इसमें क्या होता है कि जो टाइगर के हमारे जो आवास है उसमें दिक्कत हो रही है, और जो आसपास की झाड़ियां हैं वो अपने आप को मतलब अपने नीचे जो पनपने नहीं देता है लेंटाना भी। इस प्रकार से यहाँ पे जो है नट ग्रास जो पॉली गोनम है, ठीक है, या अमेला जिसे बोला जाता है, ये यहाँ पे फैल रहा है। तो ये मतलब बहुत बेकार चीज़ है, एक तरीके से खरपतवार है ये। और अगला हम देखते हैं राज्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राज्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देखते हैं, तो राज्य का जो प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र है, जो मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना जो है 1935 में होती है देहरादून में, ठीक है। अब राज्य का ये क्या होता है कि प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र है कौन सा, मोतीचूर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1935 में होती है। साथ ही हरिद्वार में एक होती है जो राजाजी विहार है, इसकी स्थापना 1948 में। और पौड़ी, पौड़ी में क्या होता है कि जो चिला वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना होती है 1977 में। अब क्या होता है कि आगे चल के, ठीक है, 1983 में आगे चल के ये तीनों थे ऊपर, मोतीचूर, चिला और राजाजी विहार, इन तीनों को मिला दिया जाता है, और 1983 में इन्हें जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है बना दिया जाता है, ठीक है, और इसका मुख्यालय देहरादून में रखा जाता है। तो एक बार हम फिर देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आता है, मोतीचूर वन्यजीव विहार था, इसकी स्थापना 1935 में होती है देहरादून में। और हरिद्वार में क्या होता है, राजाजी राष्ट्रीय विहार है, इसकी स्थापना 1948 में होती है। और पौड़ी में क्या है, चीला वन्यजीव विहार था, इसकी स्थापना 1977 में होती है। अब इन तीनों को मर्ज कर दिया कब, 1983 में, और बना दिया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा ऊपर कि इसीलिए क्या है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में भी फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर है, और ये 3 जनपदों, देहरादून में, पौड़ी में और हरिद्वार में। अभी हमने देखा कि देहरादून में क्या था, देहरादून में तो मोतीचूर था, ठीक है, मोतीचूर वन्यजीव विहार था। और हरिद्वार में कौन सा था, राजाजी विहार था, 1948 में स्थापना थी। पौड़ी में हमने देखा चीला वन्यजीव विहार था 1977 में। अब ये तीनों जो मिलेंगे इनका क्षेत्रफल भी तीनों डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। तो इसी कारण जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। अब राय जी का जो नाम है वो भारत के जो गवर्नर थे, अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी, इनके नाम पे जो है ये पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसके नाम पे जो है राजा जी नाम रखा गया था राज्य उद्यान का।
तो जो सी राजगोपालाचारी जी थे इनके नाम पे ये नाम रखा जाता है। और अप्रैल 2015 में ये जो है राज्य को देश का 48वां और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करा जाता है। ठीक है, पहला तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था उत्तराखंड का। ठीक है, और ये जो दूसरा होता है फिर, ठीक है, 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, जो कि देश का 48वें नंबर का बनता है। तो ये था हमारा किसके बारे में, राज्य के बारे में। आगे हम देखते हैं कि उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार है। ठीक है, और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, और 2 विश्व धरोहर है, और एक रामसर साइड है। उसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। और उत्तराखंड के जो 7 वन्य जीव विहार का कुल क्षेत्रफल कितना जाता है, 2683 वर्ग किलोमीटर जाता है, जो वन्य जीव विहार है। और गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है, और जिसे जो है स्नो लेपर्ड परियोजना जो 1990-91 की है, इसके तहत जो प्रतिबंधित किया गया। तो ये रखना है कि सबसे पुराना इसमें कौन सा है, गोविंद वन्यजीव विहार है। और गोविंद वन्यजीव विहार अभ्यारण्य में जो है टोंस नदी बहती है। ठीक है, टोंस नदी बेसिन क्षेत्र में है स्थित, और जिसमें जाने के लिए जैसे सांकरी तालुका या ओसला या हरकीदोन ट्रैक, ये सारे के सारे ट्रैक क्या है, लोकप्रिय माने जाते हैं इस क्षेत्र के। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक और हमारा राष्ट्रीय उद्यान बचा था यहाँ पे। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1989 में होती है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और ये राज्य का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में जो भैरव घाटी है, ठीक है, जहाँ पे देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि भैरव घाटी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आता है, इससे ही लगी हुई है ये। तो यहाँ पे क्या है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नोट में लिखा है कि गंगोत्री विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये जो दोनों के दोनों इसके अंतर्गत जो है पर्यटकों के लिए ऑनलाइन प्रवेश जो परमिट है, इसकी सुविधा करी गई थी 7 अप्रैल 2017 को। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सरकारी तौर पर देश का प्रथम ऑनलाइन विंडो सिस्टम, इसे बोला जाता है पथिक, पथिक नाम से जो इसका उद्घाटन करा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देश का जो प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन यहाँ पे जो करा जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ठीक है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। फिर आगे हम देखते हैं वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र जो आसन है। ठीक है, आसन देहरादून में स्थित है ये। ठीक है, हरपटपुर के पास है, और विकासनगर हरपटपुर के पास है ये। ठीक है, तो अब ईरान का एक शहर हम देखते हैं, रामसर। रामसर शहर है, यहाँ पे क्या होता है 1971 में, इसकी डेट कितनी है, 2 फरवरी आती है। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में जो है रामसर जो कन्वेंशन होता है यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक मीटिंग करी जाती है, और यहाँ पे ये सारी चीजें होती है कि किस तरीके से जो हमें वेटलैंड जो हमारे आर्द्र भूमि है, ठीक है, उसको जो है बचाना है। और इसी कारण जो 2 फरवरी को क्या होता है, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, और भारत इसमें जो है शामिल होने वाला 1982 में ये शामिल होता है। ठीक है, भारत, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आसन वेटलैंड की अगर हम बात करें, जो आसन आसन जो वेटलैंड क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का तो पहला बनता है। ठीक है, आसन में, और देश का जो 38वें नंबर का बनता है, और कब बनता है, 2020 में जो इसे इसमें शामिल करा जाता है रामसर साइड में। और यहाँ पे जो नदी है यमुना और आसन नदी के संगम पर ये मतलब यहाँ पे बना हुआ है। और ये तो ठीक है, आगे चलते हैं। आसन जो कन्वर्शन रिजर्व है उसकी उद्घाटन इसका उद्घाटन जो है 14 अगस्त 2005 को करा जाता है। तत्कालीन जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी है, इनके द्वारा जो इसका उद्घाटन करा जाता है। अगर आपसे झील पूछा जाए कि आसन झील कब बनी, ठीक है, आसन जो झील है अगर आपसे पूछा जाए कब बनी, तो ये बनती है 1967 में। ठीक है, बैराज जो बनता है यहाँ पे, आसन बैराज है, ये बनता है 1967 में, लेकिन जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है ये बनता है 2005 में। ठीक है, और ये जो है चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 444.4 जो हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यह जलाशय जो है साइबेरियन जो पक्षी है, ठीक है, इसके लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे जो बहुत सारी पक्षियाँ आती है। इसके अलावा जो हम और भी आरक्षित क्षेत्र है, जो संरक्षण क्षेत्र है, उसको देखते हैं। जैसे आसन तो हमने देख लिया 2005 में, इसका क्षेत्रफल कितना है, 444 वर्ग हेक्टेयर में, और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। फिर अगला जो है वो है झिलमिल आरक्षित क्षेत्र, 2005 में इसकी स्थापना है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3783 वर्ग हेक्टेयर में, और ये जो है हरिद्वार में स्थित है। और अगला है सीतावनी संरक्षित जो संरक्षण आरक्षित है, 2012 में इसका क्षेत्रफल है 5824 वर्ग हेक्टेयर में, ये नैनीताल में स्थित है।
अच्छा, इसका पहले नाम क्या था? जो सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, इसका जो हमें पहले नाम देखने को मिलता है वो मिलता है पावलगढ़। ठीक है, पवलगढ़ या फिर पावलगढ़, पावलगढ़। इसका ही अब ये नाम बदल दिया गया है, सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है रखा गया। इसकी स्थापना 2012 में होती है। फिर अगला है नैना देवी, जो हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। इसकी स्थापना 2015 में होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 21,224 वर्ग हेक्टेयर है और ये नैनीताल में स्थित है और यहाँ पे लगभग जो है 600 पक्षियाँ जो प्रजातियों का निवास स्थान है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, चारों के चारों आसन, झिलमिल, सीतावनी और नैना देवी। इसके बाद जो है राज्य के प्रमुख जो वन्यजीव विहार है इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे गोविंद वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 1955 में होती है और इसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, गोविंद वन्यजीव विहार। फिर अगला है केदारनाथ वन्यजीव विहार, 1972 में इसकी स्थापना होती है और इसका क्षेत्रफल है 975 वर्ग किलोमीटर और ये रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों में स्थित है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों में स्थित है केदारनाथ वन्यजीव विहार। और ये क्या है? राज्य का ये सबसे बड़ा, ठीक है, राज्य का क्या है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। फिर अगला जो आता है अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में होती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 599 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 600 के आसपास है और ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है, कस्तूरी जो मृग है, कस्तूरी मृग के लिए जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, कस्तूरी मृग। फिर अगला है सोना नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में होती है, क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है सोना नदी। फिर अगला है बिनसर वन्यजीव विहार, बिनसर की स्थापना 1988 में होती है और इसका क्षेत्रफल जो है मतलब 47 वर्ग किलोमीटर है और ये अल्मोड़ा में स्थित है। फिर अगला आता है मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार, स्थापना 1993 में और क्षेत्रफल है 10 जो वर्ग किलोमीटर में और जो मसूरी में स्थित है, देहरादून जनपद में। तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? मसूरी वन्यजीव विहार। और सबसे बड़ा कौन सा था? केदारनाथ वन्यजीव विहार। फिर अगला जो है नंदौर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 2012 में होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 269 वर्ग किलोमीटर है और ये नैनीताल और चंपावत दोनों में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नैनीताल और चंपावत में है। और ये वाला जो है केदारनाथ का कहाँ कहाँ है? रुद्रप्रयाग और चमोली में स्थित है। तो अगर सबसे नवीन आपसे पूछा जाए, सबसे नया, ये बना नंदौर वन्यजीव विहार। ठीक है, 2012 में। फिर अगला जो है हम देखते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य अस्कोट जो हमने देखा अभी ऊपर, और गोविंद वन्यजीव विहार जो है स्नो जो वर्ड है और धाड़ी वाले जो गिद्ध है इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मसूरी वन्यजीव विहार का जो पुराना नाम होता है वो बिनोग माउंटेन क्लेव था। ठीक है, बिनोग माउंटेन क्लेव। और इस वन्य जीव विहार का जो मुख्य वन्य प्राणी है वो पहाड़ी जो बटेर है। ठीक है, पहाड़ी बटेर यहाँ पे जो है मिलता है। फिर अगला हम देखते हैं सीतावनी जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसकी स्थापना 2012 में होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 5,824 वर्ग जो हेक्टेयर है, नैनीताल में स्थित है। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे टाइगर भी है, हाथी भी है, पक्षी भी है, तितली है, ये सारे सब के लिए जो है संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 2012 में इसकी स्थापना होती है और पहले इसका नाम क्या था? पवालगढ़। ये पवालगढ़ जो संरक्षण आरक्षित था, जिसे जनवरी 2024 में इसका नाम क्या रखा गया? सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्या सीतावनी कंजर्वेशन में जो यहाँ पे माँ सीता का पौराणिक मंदिर है और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है और इसकी देखरेख जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा करी जाती है। फिर इसके ही कारण माँ सीता का जो मंदिर है यहाँ पे, इसी के कारण जो है यहाँ का नाम जो है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व जो है कर दिया गया। फिर अगला हम देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत जो उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है, इसकी स्थापना 1995 में होती है नैनीताल के अंदर और इसका जो क्षेत्रफल है वो 4,693 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यतः लेपर्ड जैसे जंगली बिल्ली, भेड़िया, काला भालू, तिब्बती भेड़िया आदि जीव पाए जाते हैं यहाँ पे। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान 1995 में इसकी स्थापना होती है, नैनीताल में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 1988 में होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 5,860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में जो है फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? एक तो फूलों की घाटी
और दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जैव मंडल के जो अंदर जो है आते हैं दो हमारे राष्ट्रीय उद्यान। ये है कि हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और राज्य में जो संकटग्रस्त जीव है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जिनके ऊपर संकट है या एक तरीके से विलुप्ति की कगार पे है, वो कौन कौन से? माउंटेन क्लेव है, सफेद पीठ वाला गिद्ध है, बारहसिंगा है, भूरे बालू है और उदबिलाव। ये सारे के सारे कैसे हैं? संकटग्रस्त जीव है, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं बुरांश। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है। बुरांश उद्यान, बुरांश उद्यान कहाँ पे बनाया गया है? उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा, जो अनुसंधान शाखा द्वारा देश का पहला बुरांश उद्यान पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, ठीक है, ये विकसित करा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी गांव में विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पे जो 35 प्रजातियां, जो रोडोडेंड्रोन की 35 प्रजातियां जो है और मुख्य रूप से इसमें 5 तो उत्तराखंड की है केवल, ठीक है, जो 5 जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला हम देखते हैं बाघ गणना 2022 के बारे में, ठीक है। अब बाघों की संख्या का आकलन जो है, जो राष्ट्रीय भ्याग्य संरक्षण प्राधिकरण है और भारतीय वन्यजीव संस्थान है WIA, इनके द्वारा जो है प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, ठीक है। और सर्वप्रथम बाघों की गणना की अगर हम बात करें तो 1972 में करी गई थी सबसे पहले बाघों की जनगणना। और बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में कुल जो है 560 बाघ है, ठीक है, 560 बाघ है। और देश में कुल कितने हैं? देश में है 3167 बाघ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में कितने? 560 है। और भारत में जो सर्वाधिक बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यहाँ पे कितने? 785 है, जो कि इसके साथ ही प्रथम स्थान पे आता है। और दूसरे स्थान पे हमारा 563 के साथ कर्नाटक है। और तीसरा स्थान पर 560 के साथ जो है, तीसरा स्थान पर हमारा राज्य उत्तराखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक और उत्तराखंड के मध्य तो मात्र यहाँ पे 63 है, 563 है और यहाँ पे 560 है, मात्र जो 3 भागों का अंतर है। तो जल्दी उत्तराखंड जो है दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सर्वाधिक बाघ वाला अगर टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो कौन सा है? कॉर्बेट, जो राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बाघ जो है पाए जाते हैं। फिर अगला है हिम तेंदुआ गणना 2022, ठीक है। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में होती है, परियोजना की बात करें हम। और हम अब आंकड़े देखने वाले हैं जो यहाँ पे गणना हुई 2022 में। 23 अक्टूबर 2022 को हिम तेंदुआ दिवस पर जो है उत्तराखंड वन विभाग ने हिम तेंदुओं की गणना के लिए आंकड़े जारी करे। और राज्य में कुल जो हिम तेंदुओं की संख्या वो कितनी है? 121 है, ठीक है, 121 है। ये ध्यान रखना आपको इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में कुल कितने हिम तेंदुए हैं, तो 121 हिम तेंदुए हैं। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लंका या जो भैरव घाटी है यहाँ पे बनाया जाएगा। और यह केंद्र जो है सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में बनाया जा रहा है। और स्नो लेपर्ड गणना 2023-24 के अनुसार जो स्नो लेपर्ड की कुल संख्या 718 जो है आंकी गई है, ठीक है, यहाँ पे देश में। और जिसमें जो है सर्वाधिक स्नो लेपर्ड लद्दाख में है, ठीक है, कितने हैं? 477 है। और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है स्नो लेपर्ड की, उसमें जो कितने हैं? 124 जो है यहाँ पे मिलते हैं हमें। तो उत्तराखंड यहाँ पे है दूसरे स्थान पर, ये ध्यान रखना है। अभी एग्जाम में भी आया था इससे पहले वाले, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई थी कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, जो कि गलत था, ठीक है। उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे कौन सा? लद्दाख है। यहाँ पे जो है 477 जो स्नो लेपर्ड है, उत्तराखंड में कितने हैं? 124 है मात्र। अगला हम देखते हैं उत्तराखंड में जो कुछ विश्व विरासत स्थल है, जैसे यूनेस्को ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में विश्व धरोहर घोषित करी गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल करा गया। और 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को ने जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित करा गया, ठीक है, 2017 में। ये भी ध्यान रखना है कुंभ मेले को। 2005 में फूलों की घाटी को, ठीक है। और नंदा देवी को कब? 1988 में। और इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को रम्मान उत्सव को जो है विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया। और देहरादून में जो विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र है, जिससे जो है 29 अगस्त 2014 को यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दी गई, ठीक है। कौन सा है? विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र। कहाँ पे? ये आधारशिला इसकी जो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में जो रखी गई है, और इसका उद्घाटन 2014 में करा गया था।
तो विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र जो है कहाँ पे है, भारतीय वन्य जीव संस्थान में, ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये। अगला हम देखते हैं कि राज्य में वन्य जीवों से संबंधित जो परियोजनाएं बनाई गई है, ठीक है, जैसे कस्तूरी मृग परियोजना 1970 की है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो हमारा अधिनियम है 1972 के तहत था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यह आपको ध्यान रखना है। टाइगर रिजर्व परियोजना, इसके तहत जो 1 नवंबर 1973 को जो है सर्वप्रथम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व घोषित कराया गया था। तो 1973 में सबसे पहले कॉर्बेट को टाइगर रिजर्व घोषित कराया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 की है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, और टाइगर रिजर्व परियोजना 1973 की है। और हाथी परियोजना, ठीक है, हाथी जो परियोजना है इसकी शुरुआत 1992 में करी गई, और हाथी परियोजना के तहत उत्तराखंड में कुल 2002 में जो शिवालिक हाथी रिजर्व नाम से आरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित करा गया था, ये भी ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में 2002 में करा जाता है शिवालिक हाथी रिजर्व नाम से। और गिद्ध संरक्षण जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत में 2006 में करी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। और टाइगर वॉच योजना 1991-92 की है, ये भी ध्यान रखना आपको। और महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1974 में बागेश्वर में करी जाती है, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं थी यहाँ पे, ये सारी क्या थी, परियोजनाएं थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जैसे भारत का जो प्रथम लाइकेन पार्क है मुंशियारी में स्थित है, और भारत का प्रथम जो फर्न संरक्षण केंद्र है रानीखेत अल्मोड़ा में है। राज्य का प्रथम मॉस जो गार्डन है ये खुरफा ताल है नैनीताल में। और यहाँ पे राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन माणा गांव चमोली में है। और राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में है। और सुरभि वाटिका या जिसे सुगंध या फिर एरोमेटिक गार्डन बोला जाता है लाल कुआं हल्द्वानी में है। और राज्य का प्रथम जो मगरमच्छ पार्क है ये काकरा काकरा में स्थित है उधम सिंह नगर में। तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार इन्हें फिर देख लेते हैं, जैसे लाइकेन पार्क मुंशियारी, फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत में, मॉस गार्डन खुरपाताल नैनीताल में, और हर्बल गार्डन सबसे ऊंचाई पे माणा गांव में, और राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में, और सुरभि वाटिका कहाँ है, लाल कुआं हल्द्वानी में है, और मगरमच्छ पार्क जो काकरा उधम सिंह नगर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।